परछाई एपिसोड 308। अब आगे। जंगल में विक्रम की चीखें गूंज रही थी। कुछ देर बाद विक्रम जमीन पर पड़े हुए अपना दम तोड़ देता है। गायत्री शॉक्ड होकर वहां खड़ी थी और एकटक विक्रम को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी गायत्री को पीछे से संग्राम की आवाज सुनाई देती है, अब घर चलें। वो आवाज सुनकर गायत्री का ध्यान टूटता है और उसके चेहरे पर गुस्से में भाव आ जाते हैं। गायत्री की भीगी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी गायत्री अपनी बंद मुट्ठी खोल लेती है, जिससे गायत्री के हाथ में कुछ हलचल होने लगती है। कुछ देर बाद गायत्री के हाथ से आग की तरह एक लाल रोशनी बाहर निकलती है और फिर वो रोशनी एक तलवार का शेप ले लेती है। संग्राम अभी भी विक्रम को ही देख रहा था, इसलिए उसकी नज़र गायत्री के हाथ और नहीं पड़ी थी। गायत्री बिना कुछ कहे अचानक से पीछे मुड़ती है और उस तलवार को संग्राम की गर्दन पर चला देती है। जैसे ही वो तलवार संग्राम की गर्दन तक पहुंचती है, संग्राम अपना हाथ उस तलवार के आगे अपनी गर्दन से लगाकर रख देता है। संग्राम के ऐसा करने पर वो तलवार वहीं रुक जाता है। ये देखकर गायत्री हैरान रह जाती है और संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। संग्राम एक डेविल स्माइल के साथ गायत्री से कहता है, आखिरकार तुमने मुझे वो दिखा ही दिया जो मैं कब से देखना चाहता था। गायत्री गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ और तुमने, अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। संग्राम उसी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे मरोगी। गायत्री कुछ कहती नहीं, वो बस नफरत से संग्राम को देखती रहती है। संग्राम आगे कहता है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझे मारना तुम्हारे बस में नहीं है। अपनी बात पूरी करते ही संग्राम की आंखें दर्द और डर से बाहर आ जाती है और अगले ही पल उसकी गर्दन उसकी धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाती है। संग्राम ने अपने एक हाथ से गायत्री के हाथ को रोका हुआ था। उसी वक्त गायत्री ने अपने दूसरे हाथ से उसी तरह एक हथियार बनाकर संग्राम की गर्दन काट देती है। संग्राम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अगले ही पल संग्राम की लाश जमीन पर पड़ी होती है। गायत्री अपनी गुस्से से लाल आंखों से संग्राम को देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखों का गुस्सा शोक में बदल जाता है। गायत्री पीछे मुड़कर विक्रम की लाश को देखती है और भागते हुए उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाती है। इसके बाद उन वादियों में गायत्री के रोने की आवाज गूंजने लगती है। कुछ दिनों बाद रात के वक्त था। गायत्री अपने महल के एक कमरे में सो रही थी। उसके कमरे में अंधेरा था। वहां कोने में सिर्फ एक दिया जल रहा था। गायत्री का चेहरा सोते हुए बिल्कुल शांत लग रहा था। तभी उसके चेहरे पर शिकन आने लगती है। गायत्री के चेहरे पर उसके कुछ बाल बिखरे हुए थे। वो बाल अपने आप गायत्री के चेहरे से हट जाते हैं। नींद में गायत्री को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके गाल को सहला रहा हो। गायत्री उस छून को अच्छे से पहचानती थी। अगले ही पल गायत्री की आंखें खुल जाती है। आंखें खोलते ही गायत्री जो अपने सामने देखती है, उसे देखकर उसकी एक जोर की चीख निकल जाती है। उसके पलंग पर संग्राम बैठा था, जो उसी मुस्कान के साथ गायत्री को देख रहा था। संग्राम का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी गर्दन पर गहरे जख्म थे, जिससे खून बह रहा था। संग्राम को इस तरह से देखकर गायत्री बहुत डर जाती है और पीछे जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। गायत्री अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वहां से हट नहीं पा रही थी। संग्राम गायत्री से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे इस रूप से डर रही हो, लेकिन मेरी ये हालत तो तुमने ही की है ना। गायत्री डर से हनकलाते हुए कहती है, तुम मर चुके हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। संग्राम उसी डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता आत्मा कभी नहीं मरती। गायत्री अब डर से कांप रही थी और वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो खौफ भरी निगाहों से संग्राम को देखते हुए कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। संग्राम गायत्री के गाल पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। गायत्री छटपटाते हुए कहती है, ये कभी नहीं हो सकता, तुम उस लायक नहीं हो। संग्राम कहता है, ये सिर्फ मैं तय करूंगा। संग्राम के ऐसा कहते ही गायत्री की गर्दन से खून बहने लगता है। गायत्री दर्द से कराहते हुए अपनी गर्दन पकड़ लेती है। इसके बाद गायत्री की बांह से खून बहना शुरू हो जाता है। गायत्री दर्द भरी नजरों से संग्राम को देखती है। अब संग्राम के चेहरे से वो स्माइल गायब हो गई थी और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। संग्राम की आंखें बिल्कुल सफेद दिख रही थी। संग्राम उस वक्त बहुत ही भयानक दिख रहा था। संग्राम गायत्री की गर्दन पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी सोच लिया था कि अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा।
बल्कि तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। और फिर जब तुम अपना जीवन पूरा करके ये शरीर छोड़ने वाली होगी, तब मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। संग्राम गायत्री की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आगे कहता है, लेकिन तुमने मेरी जगह उस आदमी को चुना और मेरी जान ले ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस जीवन में मैं किस ऊंचाई तक पहुंच सकता था। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी लेकर उन सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया, और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। संग्राम के ऐसा कहते ही गायत्री दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले ही पल गायत्री की आंखों से खून बहने लगता है। संग्राम गायत्री को छोड़ देता है। संग्राम के ऐसा करते ही गायत्री बेड पर पड़े दर्द से तड़पने लगती है। गायत्री खुद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो कुछ कर नहीं पा रही थी। संग्राम कुछ दूर हवा में खड़ा था और ये सब देख रहा था। संग्राम गायत्री से कहता है, बस कुछ देर और, फिर तुम इस शरीर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी और फिर हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इसके बाद मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। गायत्री दर्द से तड़पते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। संग्राम हवा में आगे बढ़ते हुए गायत्री के पास आता है और उसके पास बैठकर कहता है, ये अभी इसी वक्त होगा। अब तुम देखो, मौत के बाद भी मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां कैसे छीनता हूं। ये कहकर संग्राम गायत्री की गर्दन पर अपनी उंगली फिराने लगता है। संग्राम के ऐसा करने पर गायत्री की गर्दन से खून बहना शुरू हो जाता है। गायत्री अब दर्द से और भी ज्यादा तड़प रही थी। गायत्री बस मरने ही वाली थी, तभी संग्राम की उंगलियां रुक जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। अगले ही पल संग्राम काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद उस यंत्र से आवाज आनी बंद हो जाती है। विराज, रेयांश और अंतरा उस यंत्र को एकटक देख रहे थे। रेयांश उस यंत्र को देखते हुए कहता है, संग्राम कहाँ चला गया था। उस यंत्र से आवाज आती है, उसी समय मारीच ने संग्राम को अपना मकसद पूरा करने के लिए चुन लिया था। ना चाहते हुए भी संग्राम को वहां से जाना पड़ा। मारीच ने संग्राम को अपने मकसद से जोड़ दिया और संग्राम वापस कभी गायत्री के पास नहीं जा पाया। विराज कहता है, तो फिर गायत्री का क्या हुआ, और वो थी कौन, उसके पास वो शक्तियां कहना से आई। उस यंत्र से आवाज आती है, ये तो खुद संग्राम भी नहीं जानता। रेयांश अगला सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कि उस साय संग्राम को जिसने आजाद किया था, वो कौन है। उस यंत्र से आवाज आती है, हाँ मैं बता सकता हूँ। अंतरा बौखलाहट के साथ कहती है, कौन है वो। उस यंत्र से आवाज आती है, वो। उससे बस इतनी ही आवाज आई थी कि वो यंत्र एक तेज आवाज के साथ टूट जाता है। उस यंत्र के टूटते ही उस कमरे में हरे रंग की रोशनी फैल जाती है और कांच में टुकड़े विराज, रेयांश और अंतरा की तरफ बढ़ते हैं। वो तीनों फौरन नीचे झुककर खुद को बचा लेते हैं। कुछ देर तक उस कमरे में वो हरी रोशनी बिखरी रहती है। वहां उस हरी रोशनी के साथ एक तेज ऊर्जा भी थी, जिसका सामना करना रेयांश और अंतरा के साथ साथ विराज के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वो तीनों ऊपर उठकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच बताते हुए वो यंत्र अचानक से टूट कैसे गया। तो तीनों नहीं जानते थे कि कमरे के बाहर श्रेया खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां लाल थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। श्रेया चलते हुए वापस अपने रूम में आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। बेड पर लेटते हैं श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड 309। अब आगे। अगली सुबह रेयांश विराज के रूम के बाहर खड़ा था। वो अपना हाथ उठाकर रूम के दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से विराज की ठंडी आवाज आती है, कम इन। ये सुनकर रेयांश रूम के अंदर चला जाता है। विराज काउच पर बैठे लैपटॉप में कुछ देख रहा था। विराज का चेहरा इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि नॉक करने वाला इंसान रेयांश है। विराज नजर उठाकर रेयांश को देखता है और फिर सामने काउच की तरफ इशारा करता है। रेयांश विराज के सामने जाकर बैठ जाता है। विराज लैपटॉप साइड रखते हुए कहता है, कहो, इतनी सुबह मुझसे क्या काम आ गया। रेयांश बिना किसी भाव के कहता है, मैं वही देखना चाहता हूँ जो कुछ देर पहले तुम देख रहे थे। विराज भी उसी अंदाज में कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज तुम्हें दिखाऊंगा। रेयांश जवाब देता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा सिस्टम हैक करके देखूं। ये सुनकर विराज को हंसी आ जाती है। वो रेयांश से कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मेरी सिक्योरिटी सिस्टम हैक करना इतना आसान है। रेयांश अपनी जगह से उठते हुए कहता है, वो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ये कहते हुए रेयांश वहां से जाने के लिए मुड़ने ही वाला होता है, तभी उसे विराज की आवाज सुनाई देती है, रुको। रेयांश फिर से विराज की तरफ देखता है।
विराज आगे कहता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये फुटेज डरकर दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से उलझने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये कहकर विराज लैपटॉप निकालकर रेयांश के सामने रख देता है। लैपटॉप पर चल रहे फुटेज को देखकर रेयांश का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो एकटक लैपटॉप स्क्रीन को ही देख रहा था। उस वीडियो में कल रात के उस वक्त का फुटेज चल रहा था जब निकुंज का वो यंत्र टूटा था। उस वक्त विराज के कमरे के बाहर श्रेया खड़ी थी। श्रेया तब बहुत अलग लग रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां लाल थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह मासूम ना दिखकर बहुत सख्त दिख रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद रेयांश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। विराज कहता है, मैं जानता था कि ये बात तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी और तुम इस फुटेज के लिए मेरे पास जरूर आओगे। रेयांश थोड़ा परेशान होकर कहता है, यहाँ कुछ तो गलत है। श्रेया ऐसा नहीं कर सकती। विराज भी यही सोचते हुए कहता है, मैं जानता हूँ यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। श्रेया के पॉवर्स और उसके छूते ही उस यंत्र का जागृत होना, ये सब बहुत अजीब है। रेयांश थोड़ा बेचैन होकर कहता है, मुझे श्रेया से बात करनी होगी। विराज भी अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें बात तो करनी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रेया इस बारे में ज्यादा कुछ जानती है। ये सुनकर रेयांश चौंक जाता है। वो विराज से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि श्रेया को किसी ने पोजेस किया है? विराज कहता है, बात इतनी सीधी भी नहीं है। जब से मैं यहाँ आया हूँ कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे बीच कुछ ऐसा है जिसका हम दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं और वो चीज़ श्रेया से जुड़ी है। ये कहते हुए विराज को वो पल याद आ रहा था जब उसके सामने निकुंज की मौत हुई थी। जैसे ही विराज की बात पूरी होती है उसे रूम के बाहर किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनते ही रेयांश और विराज तेजी से रूम से बाहर आ जाते हैं। वहां जमीन पर श्रेया गिरी हुई थी। ये देखते ही विराज और रेयांश तेजी से उसके पास जाते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। इससे पहले विराज कुछ कहता, रेयांश श्रेया की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? श्रेया का सर झुका हुआ था। वो रोनी सी आवाज में कहती है, क्या आपको दिखता नहीं कि मैं गिर गई हूँ? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मुझे लग गई है। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश की आंखें छोटी हो जाती है और विराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विराज श्रेया के चेहरे के सामने आ रहे उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है? श्रेया अपना सर उठाती है और विराज की तरफ देखते हुए अपने हाथ को पकड़कर कहती है, मेरे हाथ में। श्रेयांश इस वक्त श्रेया के पीछे और विराज सामने था। श्रेया का चेहरा देखते ही विराज के चेहरे पर शिकन आ जाते हैं और वो वहीं पर जम जाता है। रेयांश की नज़र विराज पर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है। रेयांश भी श्रेया के सामने आ जाता है और श्रेया के चेहरे को देखकर उसका भी वही रिएक्शन होता है। श्रेया की आंखें बहुत लाल हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां बीच बीच में लाल होकर फिर से काली हो रही थी। विराज और रेयांश हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। श्रेया उन दोनों को इग्नोर करके अपने हाथ को सहलाने लगती है। रेयांश तो अभी भी शॉक में था। विराज को खुद को संभालते हुए श्रेया से कहता है, तुम यहाँ गिर कैसे गई? श्रेया परेशान होकर कहती है, पता नहीं क्यों सुबह से मेरी आंखों में बहुत जलन हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल रही थी, तभी मुझे फिर से बहुत तेज जलन हुआ। चलते हुए मैं अपनी आंखें मलने लगी और फिर गिर गई। श्रेया की बात पूरी होते ही विराज श्रेया को अपने सीने से लगा लेता है। ऐसा करते हुए विराज की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। विराज को समझ नहीं रहा था कि श्रेया के साथ ये क्या हो रहा है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आया रहा था कि श्रेया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। साथ ही विराज को ये भी याद था कि आंखों की वो जलन कैसी होती है। बचपन में जब भी विराज की आंखें लाल होती थी तो वो भी बहुत रोता था। वक्त के साथ विराज ने इसे संभालना सीख लिया था, लेकिन श्रेया के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से वो अकेले ही रही थी। विराज को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके होते हुए श्रेया को क्या क्या नहीं देखना पड़ा होगा। जो डर उस वक्त विराज के मन में था वही डर रेयांश के मन में भी था। उसे श्रेया के लिए बहुत डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि श्रेया के बड़ा भाई उसके साथ था। रेयांश खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठी बांध लेता है। तभी रेयांश को कुछ याद आता है और वो विराज की तरफ देखता है। विराज समझ जाता है कि रेयांश उससे क्या कह रहा है। विराज श्रेया से अलग हो जाता है और उसे पास रखे काउच पर बैठा देता है और खुद उसके पास ही खड़ा हो जाता है। रेयांश जाकर श्रेया के सामने बैठता है और कहता है,
तुम्हें कहाँ जलन हो रही है? श्रेया दुखी होकर कहती है, मुझे मेरे दोनों आंखों में तेज जलन हो रही है। ये कहते हुए श्रेया की आंखें नम थी। ये सुनकर रेयांश का भी दिल पिघल रहा था। वो अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए श्रेया की आंखों में देखता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। श्रेया क्यूरियस होकर कहती है, क्या बात है? मुझे कुछ हुआ है क्या? रेयांश कहता है, तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है, इसी वजह से तुम्हें जलन हो रही है। श्रेया कहती है, क्या चला गया है मेरी आंखों में? रेयांश अपनी उंगलियों से श्रेया की एक आंख खोलकर उसे देखते हुए कहता है, कुछ तो है अंदर, क्या मैं उसे बाहर निकाल दूं? श्रेया फौरन हाँ में अपना सर हिला देती है। विराज खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। रेयांश श्रेया को बिल्कुल उसी तरह से उसी पेशेंस के साथ हैंडल कर रहा था जैसे विराज करता था। रेयांश श्रेया की एक आंख को अपनी उंगलियों से खोलते हुए उसे देखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अपना मंत्र पूरा करते ही वो श्रेया की आंखों में फूंक मार देता है। रेयांश के ऐसा करते ही श्रेया की एक आंख की जलन खत्म हो जाती है। श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए एक स्माइल के साथ कहती है, क्या वो बाहर निकल गया? अब मुझे जलन नहीं हो रही है। रेयांश बस हम कह देता है। इसके बाद रेयांश श्रेया की दूसरे आंख से साथ भी यही करता है जो उसने अभी अभी किया था। कुछ ही देर बाद श्रेया अपनी आंखें खोल लेती है। अब उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और उसे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही थी। आंखें खोलते ही श्रेया को अपने ठीक सामने अपने बेहद करीब रेयांश दिखता है। रेयांश को अपने इतने पास देखकर श्रेया नर्वस हो जाती है, लेकिन नर्वसनेस के साथ उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। श्रेया बस एकटक रेयांश को देखे जा रही थी। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि वहां विराज भी खड़ा है। रेयांश के लिए भी श्रेया से नजरें हटा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो श्रेया से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आज तुम लेट हुई तो पूरी कैंटीन के बर्तन तुम धोगी। ये सुनते ही श्रेया होश में आ जाती है और उसका फेरी टेल का सपना टूट जाता है। बर्तन धोने के नाम पर श्रेया फौरन उठती है और अपनी पूरी स्पीड से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। विराज ये सब देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि रेयांश चाहकर भी श्रेया को अपने पास नहीं आने दे रहा है और उसकी वजह भी विराज अच्छे से जानता था। विराज ये सोच ही रहा था, तभी रेयांश वहां से उठते हुए कहता है, तुम्हारे डैड मी। युवराज दीवान से कोई बात छुप नहीं सकती, फिर वो इतनी बड़ी बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि उनकी एक बेटी है। विराज भी सीरियस होकर कहता है, यही बात मुझे कब से समझ नहीं आ रही है। डैड के लिए उनकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर वो श्रेया को ढूंढे बिना हमेशा के लिए इंडिया से चले क्यों गए? डैड ने उस औरत को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? रेयांश कहता है, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि हम दोनों के पेरेंट्स अचानक से शिमला छोड़कर अपनी पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर चले गए। और इससे भी जरूरी बात, वो औरत कौन थी जिसने श्रेया को जन्म दिया? कुछ तो अजीब है श्रेया के साथ और ये पता लगाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।